नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। एमपी का पानी तो दूषित है ही, जिस तरीके से हम इंदौर की खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब हवा भी दूषित है। मध्य प्रदेश की आबोहवा अब जहरीली हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदेश के 8 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है, यानी कि वो शहर है जहां पर पिछले 5 साल से पॉल्यूशन का स्तर तय मानकों से ज्यादा है। एनजीटी ने इसे लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं दूषित पानी को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश में पानी के बाद हवा हुई जहरीली। राजधानी भोपाल में भीषण एयर पॉल्यूशन। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पानी के बाद हवा भी खराब। प्रदेश के 8 शहरों पर सांसों का संकट। मध्य प्रदेश में पानी के बाद अब हवाओं में भी जहर घुल रहा है। प्रदेश के 8 जिलों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदेश में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल जोन की भोपाल बेंच ने चिंता जताई है। एनजीटी ने माना कि राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में एयर क्वालिटी तय मानकों से बहुत ज्यादा नीचे है। एक्यूआई बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिन शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है उनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर और सिंगरौली शामिल है। इन शहरों में पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से PM10 और PM 2.5 का स्तर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से लगातार ऊपर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में पॉल्यूशन का मुख्य कारण पराली जलाना, निर्माण से उड़ती धूल, वाहनों का धुआं, कचरा जलाना, पटाखे और औद्योगिक गतिविधियां रही है। साल 2025 में भोपाल के आसपास के जिलों में 31,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। हवा के अलावा मध्य प्रदेश के गांवों में पीने का पानी अब जीवन नहीं, खामोशी से फैलता हुआ जहर बन चुका है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में पानी का हर तीसरा गिलास इंसान के पीने के लायक नहीं है। 4 जनवरी 2026 को जारी फंक्शनैलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सिर्फ 63.3% पानी के सैंपल ही गुणवत्ता जांच में पास हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। यानी राज्य के 36.7% ग्रामीण पेयजल सैंपल असुरक्षित पाए गए, जिनमें बैक्टीरिया और रासायनिक प्रदूषण मौजूद है। हवा खराब, पानी खराब। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन इसमें सुधार करेगा? फिलहाल केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की गुणवत्ता नहीं सुधरी तो इस साल फंडिंग घटाई जा सकती है। वहीं एयर पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी ने राज्य सरकार से 8 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो लगातार स्थिति अब खतरनाक होती जा रही है। तो पानी तो दूषित है ही। हमने आपको लगातार जिस तरीके से इंदौर की बड़ी खबर, जहां दूषित पानी पीने से 18 लोगों की जान चली गई और अभी भी लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, परेशानी लोगों को हो रही है। वहीं अब ये भी सामने आया है कि एमपी के कई शहरों की आबोहवा भी सांस लेने लायक नहीं है। जो तय मानक हैं एक्यूआई के, उससे कहीं ज्यादा एक्यूआई यहाँ पर है और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कोई एक कारण इसका नहीं है, कई कारण इसके हैं। क्या काम यहाँ पर किया जा रहा है, इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरीके से अब बताया ये जा रहा है, पानी तो है ही दूषित। कुछ पानी के सैंपल अभी हम इंदौर शहर बहुत चर्चा में है, क्योंकि वहां पर दूषित पानी की सप्लाई के चलते इतने लोगों की जान गई और इतने लोग बीमार हैं। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भोपाल से भी पानी के सैंपल कई जगह से लिए गए, जिनमें खतरनाक केमिकल पाया गया, वही केमिकल जिसके चलते इंदौर में इतने लोगों की जान गई थी और बीमार हुए थे। दरअसल ये एक तरीके का बैक्टीरिया है ज्योति, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है। अगर ये तय मानक से अधिक पाया जाता है तो पानी खराब माना जाता है, ये पीने योग्य नहीं है और आपको बीमार कर सकती है। भोपाल में करीब 15,000 के आसपास इलाकों में, घरों के आसपास जिन जगहों पर पानी की टेस्टिंग हुई है, उनमें से 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर ई कोलाई पॉजिटिव पाया गया है और इन जगहों पर पानी की सप्लाई अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से की जा रही ताकि लोग इन पानी का कंजम्पशन न करें और सुरक्षित रहें।
अभी भी लगातार अलग अलग इलाकों में सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि ई कोलाई की प्लेट्स नगर निगम के पास मौजूद हैं, तो ऐसे में उसी के माध्यम से यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। पानी एक मसला है, हवा दूसरा मसला है। पानी लोग खरीद कर भी पी सकते हैं, लेकिन हवा खरीद कर ले पाना ये बहुत मुश्किल है। आलम यह है कि जिस याचिका पर एनजीटी ने सुनवाई की है और एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, अगर हम उसका जिक्र करें तो मध्य प्रदेश के 8 शहर, जिसमें भोपाल, सिंगरौली, सागर, इंदौर, ग्वालियर शामिल हैं, इन शहरों में अगर एक साल की औसत हम PM 2.5 और PM 10 की मानक स्थिति को देखते हैं तो ये तय मानक से बहुत अधिक हैं और लगातार 5 वर्षों से इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। इसलिए इन शहरों को जो CPCB है उसने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया हुआ है, यानी कि इन शहरों में लगातार जो हवा की गुणवत्ता है, खासतौर पर PM 2.5, जो धूल के वो महीन कण हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आसानी से हमारे नाक और मुंह के जरिए सांसों से फेफड़े तक पहुंचते हैं और यही कण हमें बीमार करते हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो आज स्थिति बहुत ठीक है। 100 से 150 के आसपास कई इलाकों में AQI दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके पहले 317 और 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। और जब ठंड बढ़ती है तो लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती है। अभी मैं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने मोबाइल फोन पर देख रहा हूं तो ग्वालियर के महाराजबाड़ा इलाके में 295 ऑरेंज सिग्नल है। यहाँ पर ये आपको ऑरेंज दिखाई देगा। ग्वालियर के DD नगर में 229 बहुत खराब हवा है, महाराजबाड़े में भी। इसके साथ ही जो आपका DD नगर इलाका है, इस इलाके में भी हवा ठीक नहीं है। और अगर हम अन्य इलाकों की बात करते हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, आप सिंगरौली के सूर्य किरण भवन के पास का अगर देखते हैं तो ये रेड है, बहुत हाई अलर्ट है, 314 वेरी पुअर। पॉल्यूशन का लेवल बहुत खतरनाक है। और सिंगरौली के तरुण सेंटर के पास की बात करें, ट्रॉमा सेंटर के पास की बात करें तो 326 है, ये भी रेड अलर्ट है। यहाँ पर भी PM 2.5 की बहुत अधिकता है, जिसके कारण लोग बीमार हो सकते हैं। यही हालात प्रदेश के कई जिलों में बनते हैं, जिसके चलते लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती रहती है। अगर आज हम सिर्फ भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में देखिए पर्यावरण परिसर के आसपास 131 है, कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास 131 है, TT नगर में 126 है। ये मॉडरेट पोजीशन में है। PM 10 की मात्रा यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन सिंगरौली और ग्वालियर के मुकाबले भोपाल की हवा पहले से काफी बेहतर कही जा सकती है। लेकिन ये स्थिति बिगड़ती चली जाती है तो 300 के ऊपर पहुंच जाता है या 300 के करीब पहुंच जाता है। जो सांस के मरीज हैं उनके लिए खतरनाक है ये। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें एस्मा है, उनको ये हवा बीमार कर सकती है। लेकिन नगर निगम का दावा यह है कि अलग अलग। बिल्कुल। आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हर्षवर्धन तिवर्ज हैं, याचिकाकर्ता राशिद दूर खान के वकील हैं, और डॉक्टर नील गुप्ता हैं, हमारे साथ सदस्य CPCB से। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका, और डॉक्टर नील गुप्ता, आपका भी स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। हर्षवर्धन तिवर्ज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो याचिका दायर की गई है उसमें बताया गया कि अब आबो हवा कितनी जहरीली हो गई है शहर की, सांस लेने लायक नहीं है, कितनी खतरनाक है। और याचिका में यह भी कहा गया कि ये जो पॉल्यूशन है केवल एक कारण इसका नहीं है, कई कारण है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस दिशा में कोई काम राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि PM 10 और PM 2.5 भोपाल शहर का सन 2014 से आज दिनांक तक कभी लेवल पे नहीं आया है। अगर एवरेज उसका देखा जाए, ये CPCB का अपना रिकॉर्ड है। ये इसमें सन 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है MOEFCC ने CPCB के उस नोडल एजेंसी बना के इस चीज को लॉन्च किया था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को 570 CR से ज्यादा की आज तक फंडिंग मिल चुकी है। पॉल्यूशन जो है बट वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि पराली जलाना इसका एक रीजन है जी, अनियंत्रित व्हीकल चलाना। फिर इसमें आप देखेंगे कि पेड़ों की किस तरह से कटाई होती है, कंस्ट्रक्शन, फटाके जलाना दिवाली के त्योहार के समय, ये सब कारणों के कारण पॉल्यूशन जो है, नियम कानून ऑलरेडी है इन सब चीजों के, NGT की रोक है, सुप्रीम कोर्ट की रोक है, वाटर एयर पॉल्यूशन एक्ट है, सारी चीजें हैं, बट इन सब चीजों का पालन नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सन 2018 में NGT में एक एक्शन प्लान सबमिट किया था। उस एक्शन प्लान में ये डिसाइड किया गया था कि क्या क्या तरीके वो अपनाएंगे जिससे कि पॉल्यूशन को कम किया जाएगा।
बट वो एक्शन प्लान भी कागज पे रह गया और उस एक्शन प्लान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें से एक एक्शन प्लान का एक सजेशन उसमें ये था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लाइंग ऑफ फेजिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, 15 साल से पुराने जो डीजल व्हीकल हैं उनको इन शहरों से बाहर किया जाएगा। आप इनको बाहर करना तो दूर की बात है कि आज के टाइम पे व्हीकल का पीयूसी भी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है, उसको भी प्रॉपरली चेक नहीं किया जाता कि किन व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है। और उसके बाद गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं, रोज न्यूज़पेपर्स में, आपके चैनल पे, हर जगह पे खबर आती है कि ये गाड़ी, इसके ये मापदंड नहीं थे, फिर भी ये गाड़ी रास्ते पे चल रही है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं विदाउट परमिशन, विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चल रहे हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेजर्स अपनाए जाते हैं, जो उसके लिए सुरक्षा मापदंड अपनाए जाते हैं, उसको नहीं अपनाया जा रहा है यहाँ पे। जी एनजीटी ने सन 2014 से 2016 तक सेंट्रल बेंच ने एक केस चलाया था, जिसमें स्ट्रिक्टली उस केस में एनजीटी ने डायरेक्शन इशू करी थी कि कंस्ट्रक्शन के लिए, ये केस पर दिल्ली के लिए था, दिल्ली के पॉल्यूशन के रिलेटेड, बट वहां पे जो मेजर्स है एनजीटी ने इतना सख्त रुख अपनाया था कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रपति भवन तक को परमिशन के लिए एनजीटी से परमिशन लेनी पड़ी थी। बिना एनजीटी के परमिशन से वहां पे पूरी तरीके से डीजल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई थी। उस केस में आज दिनांक तक अगर कोई कंस्ट्रक्शन का वायलेशन करता है तो उसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है, और आज दिनांक तक उस पे इस आदेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। ऐसा कोई कानून मध्य प्रदेश में क्यों लाया जाता है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती है इस पर। डॉक्टर अनिल गुप्ता भी हमारे साथ सदस्य सीपीसीबी से। डॉक्टर अनिल गुप्ता, जिस तरीके से अभी हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि तमाम तरीके से और इतने सालों से ये पता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिन चीजों को फॉलो किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आप मानते हैं कि प्रदूषण बढ़ने का जो बड़ा कारण है? देखिए, एमपी के कई शहर जो कभी स्वच्छता के लिए जाने जाते थे, झीलों के शहर कहे जाते थे, आज वहां पर पानी गंदा है, दूषित पानी है, आबो हवा दूषित हो रही है, और आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब होंगे अगर इसी तरीके से लापरवाही बरतती जाती रही तो। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार जी। अभी लेटेस्ट जो आंकड़े सीपीसीबी के बताते हैं, देश में करीब 130 शहर हैं जो नॉन अटेनमेंट सिटीज के रूप में आते हैं, यानी कि जिन्होंने कंटिन्यूसली फॉर 5 इयर्स नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया, और उसमें से करीब 7 शहर मध्य प्रदेश में आते हैं। सरप्राइजिंगली मध्य प्रदेश का एक बड़ा एरिया है जो उसका भूभाग है, वो करीब 3,08,209 स्क्वायर किलोमीटर है। तो डिस्पर्शन होना चाहिए, पर जो शहर की बात करें, आपने भोपाल की बात की, ग्वालियर की, इंदौर की बात की, बहुत ज्यादा अलार्मिंग चीजें नहीं है, पर फिर भी अगर हम दिल्ली और एनसीआर से कंपेयर करें अलार्मिंग नहीं है, पर फिर भी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्टैंडर्ड्स होते हैं, 0 से 50 तक गुड में आता है, 51 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री आता है, 101 से 200 तक मॉडरेट आता है, तो 0 से 50 तक ही इन शहरों को मीट करना चाहिए। और जो इसमें मेजर पॉल्यूटेंट पाया गया है वो पर्टिकुलर मैटर PM10 और PM2.5। देखिए, इन दोनों पॉल्यूटेंट के 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं। नेचुरल में आते हैं जब अगर आंधी तूफान आए, डस्ट स्टॉर्म आए, तो आते हैं, वो नॉर्मली इतने ज्यादा नहीं आते। अब हम बात करते हैं मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक। ये सही है, केंद्र सरकार ने काफी पैसा, करीब 13,415 करोड़ रुपए पूरे देश में दिए हैं उन्होंने इसके लिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। और अभी 500 से 600 करोड़ के, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं, वो मध्य प्रदेश को भी दिए, और मोस्टली उसमें पर्टिकुलर मैटर PM10 और PM2.5 के लिए दिए हैं। उसमें 2-3 तरह से पॉल्यूटेंट आते हैं। एक तो डस्ट मिटिगेशन का आता है, दूसरा हमारा वेहिकुलर से आता है, तीसरा हमारा स्टबल बर्निंग भी आप कह सकते हैं, कूड़ा जलाने से भी आता है, इंडस्ट्रियल से भी आता है। पर अभी इन शहरों में मुझे लगता है कि जो सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी है वो शायद पूरी तरीके से नहीं हुई है। मेजर लोकली जो इनका है, व्हीकल्स का ज्यादा है या कंस्ट्रक्शन का ज्यादा है या डस्ट का ज्यादा है, पर काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, सीपीसीबी के माध्यम से फंड भी देती है नेशनल क्लीन एयर के प्रोग्राम में। पर फिर भी मैं कहता हूं बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, पर इन शहरों को 0 से 50 के AQI इंडेक्स में आना चाहिए, यानी कि अच्छी श्रेणी में आना चाहिए। अभी जो मैं देख रहा था, करीब भोपाल का 131 था,
इंदौर का 116 है, जबलपुर का 108 है। तो ये तो क्योंकि खुले हुए एरिया हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया के बाकी जो शहर हैं, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब, अब मैं 2-3 सोर्सेज की भी बात करूं, इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनमें रेगुलेशन की कमी है, उसमें खुली छूट दे रखी है, उनको कंटेनमेंट या उनको कंट्रोल नहीं किया जाए। दूसरी जो व्हीकल्स हैं, इसका मतलब जो व्हीकल्स का जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा, या तो वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के सर्टिफिकेट नहीं है या कोई उनकी लाइफ डिफाइंड नहीं है। जिस तरीके से स्टिकनेस दिल्ली एनसीआर में है उस तरह की शायद स्टिकनेस नहीं है। तीसरा जो बड़ा एरिया खेती का, स्टबल बर्निंग पे मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, पर उस पर भी काम होना चाहिए। ये जरूर है कि अगर इस तरह से हालत रही तो हवा हमारी दूषित है, वो ये दूषित नहीं होनी चाहिए। तो पर्टिकुलरली इन शहरों में दूसरी बात हो रहा है कि जो शहरों के पास जो गांव हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर क्योंकि मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं होते तो वहां का डाटा एक्चुअल में पता नहीं लग पाता। मॉनिटरिंग स्टेशन नॉर्मली शहरों में होते हैं तो वहां की स्थिति भी स्प्रेडिंग होती है, एयर की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो वहां की स्थिति भी शायद ठीक नहीं है। अगर हम बात करें भोपाल से इंदौर जा रहे हैं या इंदौर से जबलपुर जा रहे हैं या उज्जैन जा रहे हैं, तो जो बीच के एरियाज हैं वहां पर भी अगर दोनों शहरों की स्थिति ठीक नहीं है तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार को जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो फंड मिला और खुद भी अपने सोर्सेज से एयर पोल्यूशन की स्थिति बेहतर हो, मतलब फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है पर अच्छी श्रेणी में आया, गुड की श्रेणी में आया, उनके लिए काम करना पड़ेगा। और ये जितने भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि जैसा दिल्ली में देखा हमने, दिल्ली में अब 300 से ऊपर आ रहा, 300 400 के ऊपर आ रहा, तो बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जा रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स की अभी वहां जरूरत नहीं है, पर वहां रेगुलेशन की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, व्हीकल्स को रेगुलेट करना, हमारा जो स्टेबल बर्निंग है उसको रेगुलेट करना, ये जितनी भी चीजें हैं उनको अभी से अगर रेगुलेट करेंगे तो ये सिचुएशन अलार्मिंग नहीं होगी। हमने भी देखा किस तरीके से इंदौर में पानी के जो ये दूषित हुआ है ये मैनमेड ही है, ये मैनमेड है, एक्चुअली ये नेचुरली मैनमेड है जो लाइनें मिक्स हुई हैं। तो लग रहा है सरकार को अब जागकर इस पे कार्रवाई ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर अनिल गुप्ता, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ बने हुए। हर्षवर्धन जी, एक संयुक्त समिति का गठन भी किया गया और जैसा कि अभी डॉक्टर अनिल गुप्ता कह रहे थे कि अभी उतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो उस तरीके की सख्ती हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, जैसे कि ग्रैब सिस्टम लागू किया जाता है, न कई और बंदिश लगाई जाती हैं ताकि थोड़ा सा कंट्रोल उस दिशा में किया जा सके। क्या आपको लगता है अब जो संयुक्त समिति का गठन किया उसके बाद चीजें अब बदलेंगी और काफी कुछ बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश, खास तौर पे मध्य प्रदेश के जो शहर है जो नॉन अटेनमेंट में जाते हैं, उनके जो शहर हैं, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने जो होते हैं ये बड़े ही क्रूशल होते हैं। ये इन्हीं 3 महीनों में मध्य प्रदेश का जो पॉल्यूशन है वो 100 से 300 पार चला जाता है। मेरे पास 1 हफ्ते का डेटा है सारे शहरों का जिसमें पूरा रेड मार्क्ड है। 17 नवंबर को भी 282, 18 नवंबर को 313, 19 नवंबर को 333, ये डेटा है। अब इसमें एनजीटी ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए इस पे कमेटी का गठित किया है कि कमेटी जो है इस चीज को जांच करेगी सोर्स वाइज कि क्या कारण है, किस जगह पे कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्योंकि भोपाल में भी अलग अलग रीजन है, हर जगह पे पॉल्यूशन बढ़ने का कारण अलग अलग होता है। तो कहाँ पे किस चीज का क्या रीजन है, उसके लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए, उस चीज के लिए कमेटी की एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की गई है और उनके रिकमेंडेशंस को अट्रैक्ट किया गया है उसमें। जी हर्षवर्धन जी, कमेटी को उसमें 6 हफ्ते का समय दिया गया है। ये 6 हफ्ते के समय में इतने बड़े उस पे मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, उनको टाइम थोड़ा और लग सकता है इसमें। बट हाँ बट इसके कमेटी के एक्सपर्ट वो आने के बाद हो सकता है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इररेगुलेट मैनर में करा जाता है उस चीज पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जाए। पराली जलाने पे फ्री हैंड जो दिया गया लॉ है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट अथॉरिटीज ब्लाइंडली उस चीज पे जाते हैं, किसी पे एक्शन नहीं लेते हैं। जी, तो अब माना ये जा रहा है कि कमेटी के गठन के बाद हो सकता है आगे कुछ सख्ती हो और आगे काम किया जाए इस दिशा में, ताकि जो स्थिति अब बिगड़ रही है धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।